नमस्कार दोस्तों। अब हम बात करते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट जो है वो एक प्रकार का क्वेश्चनर है जो आरबीआई द्वारा बनाया गया है और प्रत्येक ऑडिटर को आरबीआई के इस क्वेश्चनर को भर के देना होता है। सामान्य तौर पर ब्रांच के ऑडिटर जो है वो इस क्वेश्चनर के आंसर्स को फिलअप करते हैं और वो सेंट्रल ऑडिटर को दिया जाता है और फिर सेंट्रल ऑडिटर कंसोलिडेट करके एक फाइनल रिपोर्ट इशू करता है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म में। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट पहली बार 1985 में इशू की गई थी, जिसमें बाद में रिवीजन हुए और अंतिम रिवीजन जो है वो सन 2003 में किया गया। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट इंडिया में कार्यरत सभी बैंक, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, फॉरेन बैंक हो या फॉरेन बैंक की ब्रांचेस हों, उन सब के ऑडिटर को इशू करनी पड़ती है। एक चीज़ ध्यान रखें दोस्त, यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट और मेन रिपोर्ट दो डिफरेंट रिपोर्ट है और दोनों को सेम नहीं कंसीडर किया जाना चाहिए। अगर हमारी कोई भी ऑब्जर्वेशन है, सामान्य ऑब्जर्वेशन है, वो LFAR के थ्रू दी जा सकती है, लेकिन अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो वो LFAR के माध्यम से न दे करके हमें मेन ऑडिट रिपोर्ट में डालना चाहिए। जैसे कि NPA जब हम आइडेंटिफाई करते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, बैंकर्स, ब्रांच मैनेजर्स कई बार हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको LFAR में दे दीजिए, मेन ऑडिट रिपोर्ट में न दीजिए। तो मित्रों ध्यान रखें कि LFAR में हमको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, हमारी ऑब्जर्वेशंस देनी है, लेकिन अगर कोई भी क्वालिफिकेशन है तो वो हमें मेन ऑडिट रिपोर्ट में देनी है। NPA रिपोर्ट तो कतई ही LFAR में न करें। अगर आप डिसएग्री भी करते हैं तो वो मेन रिपोर्ट का पार्ट बनाएं। कोई भी क्वालिफिकेशन है जिसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं वो मेन ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट होना चाहिए। तो ये तय है कि LFAR और मेन ऑडिट रिपोर्ट दो सेपरेट रिपोर्ट्स हैं और दोनों अलग अलग तरीके से इशू की जाती है। सारी क्वालिफिकेशन जो भी है हमारी, अगर वो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन रख रही है तो वो मेन ऑडिट रिपोर्ट में देना है, LFAR में नहीं देना है। LFAR में क्वेश्चंस का आंसर देते वक्त हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। हम वेग आंसर्स नहीं दे सकते, जनरल कमेंट्स नहीं डाल सकते। जैसे जनरली हम लोग लिख देते हैं क्वेश्चन के आंसर पे, ऑन टेस्ट बेसिस एग्जामिनेशन वी हैव फाउंड दिस, वी हैव नॉट केम अक्रॉस एनी केसेस व्हेन वी चेकड ऑन टेस्ट बेसिस। ऐसा वैग कमेंट न देखें। अगर हमने 10 टेस्ट लिए हैं, 20 सैंपल लिए हैं, 50 सैंपल लिए हैं, तो जितने भी सैंपल लिए हैं हम लिखें कि हमने 50 सैंपल लिए हैं और 50 सैंपल में हमें कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं मिली है या मिली है तो क्या ऑब्जर्वेशन से। प्लीज़ अवॉइड वैग कमेंट आज जनरल कमेंट्स। LFAR जब हम भर देते हैं तो उसको हमें बैंक चेयरमैन को एड्रेस करनी चाहिए और एक कॉपी जो है वो सेंट्रल स्टेटरी ऑडिटर को दी जानी चाहिए। LFAR जो है, हम अगर सही तरीके से ऑडिट प्लान करें तो LFAR हमें ऑडिट प्लानिंग के टूल के रूप में बहुत अच्छे से हेल्प करती है। दोस्तों अब बात करते हैं LFAR के बारे में। LFAR में कुल मिलाकर के 4 पार्ट्स है। पहला पार्ट जो है वो असेट्स है, मीन्स बैंक की जो भी असेट्स हैं वो मेनली लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, उसके संबंध में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर लाइबिलिटीज़ के संबंध में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के संबंध में कुछ क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं आरबीआई ने। और फाइनली जनरल कंट्रोल्स जो बैंक के लिए होते हैं उस पर आरबीआई ने कुछ क्वेश्चंस फॉर्म किए हैं। हम एक एक करके चारों पार्ट्स को LFAR के समझने की कोशिश करते हैं। पहला पार्ट है असेट्स। असेट्स में जो सबसे पहला पार्ट है वो कैश है। कैश के बारे में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे गए हैं और ध्यान रहे जब हमारा कैश के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चंस का आंसर दें तो हमारी कमेंट्स वेग नहीं होना चाहिए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कैश रिटेंशन लिमिट के बारे में, कि कैश रिटेंशन लिमिट से ज़्यादा कैश कितनी बार रखा है। तो सामान्यतः हम लोगों को कितने नंबर ऑफ टाइम्स, ये आप जब कैश रजिस्टर उठाएंगे या कैश स्क्रॉल लेंगे बैंक से या आजकल CBS ब्रांचेस से, तो हम एक कैश लेजर मांग सकते हैं उनसे, जिसमें डेली का डेबिट, आपको डेली का कैश बैलेंस दिख जाएगा। तो कितनी बार वो रिटेंशन लिमिट से क्रॉस हुआ है वो हमें देना है। तो यहाँ पर हम जो हैं ऐसा न लिखें कि फ्यू ओकेशंस पर ही आए हैं कैश रिटेंशन लिमिट से ज़्यादा, नंबर ऑफ़ टाइम्स, कितने टाइम्स वो पाया साल भर में, वो हमें देना है। साथ ही साथ कैश इंश्योरेंस के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो सामान्य तौर पर
सभी बैंक्स जो है वो हेड ऑफिस लेवल पर कैश का इंश्योरेंस कराती है, और इसलिए भी हमें कैश रिटेंशन लिमिट के हिसाब से इंश्योरेंस करा के रखा जाता था। उससे ज़्यादा अगर जो है वैल्यू का हो तो इंश्योरेंस में कई बार लॉस हो जाते थे, इसलिए कैश रिटेंशन लिमिट जो है उसका महत्व बढ़ जाता था। आजकल सेंट्रलाइज कैश बुक हो गई है तो बैंक को पहले ही पता होता है, फिर भी कैश इंश्योरेंस के बारे में अगर हमसे पूछा जाए तो हमें सिंपली लिखना है कि टेकन केयर एट हेड ऑफिस लेवल। अगला क्वेश्चन जो कैश के बारे में पूछा गया है, जॉइंट कस्टडी। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती है। नॉर्मली बैंक जॉइंट कस्टडी में होना चाहिए, एक हेड कैशियर की कस्टडी में और दूसरा किसी और ऑफिसर की कस्टडी में। जब भी कैश ओपन होता है 2/24 से 2 कीज से ओपन होता है, और वो ओपन होते वक्त देखा जाता है कि 2 अलग अलग पर्सन अपनी अपनी चाबी से उसको ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि 2 चाबी तो मिल जाती है, जॉइंट कस्टडी भी मिल जाती है, लेकिन कई बार ये होता है कि एक ही व्यक्ति के पास दोनों चाबी होती है। तो इस केस में हमें जॉइंट कस्टडी के समय हमें ये चीज़ स्पेसिफिकली देखना है। कुछ ओकेजन्स पर उठा करके हम अटेंडेंस रजिस्टर देख लें, और जिनके पास चाबी होती है क्या वो अब्सेंट तो नहीं है, अब्सेंट है तो की को हैंड ओवर किया है किसी और को या नहीं, टेक ओवर किया है किसी और ने या नहीं, ये हम देखें तो उसको अटेंडेंस रजिस्टर से मिला करके देखें। बिकॉज जॉइंट कस्टडी इज़ एन इम्पोर्टेंट सेफ गार्ड जो कि हर बैंक को रखना ज़रूरी है, हर ब्रांच को रखना ज़रूरी है। इसके साथ साथ कैश के बारे में एक क्वेश्चन और है, दैट इज़ कि रेगुलर इंटरवल पर ब्रांच ऑफिशियल ने कैश चेक किया है या नहीं किया है। ये अब हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम तो वर्ष के एंड में जाते हैं या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बिगिन में जाते हैं, तो पिछले वर्ष में कितनी बार किया। तो जब भी ब्रांच मैनेजर या कोई ब्रांच मैनेजरियल लेवल का पर्सन अगर कैश को रेगुलर इंटरवल पर सरप्राइज चेक करता है, तो वो जो है वो कैश रजिस्टर के ऊपर अपने रिमार्क्स लिखता है या अपने सिग्नेचर करता है। तो कैश रजिस्टर मंगा करके देख लें, उससे हमें पता चल जाएगा कि रेगुलर इंटरवल कैश वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। इसके साथ ही असेट साइड में जो दूसरा पार्ट है वो है बैंक अकाउंट मेंटेन विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI या अदर बैंक्स। तो ब्रांच ने अगर कहीं और अकाउंट मेंटेन किया है, जनरली बैंक्स जहां पर ब्रांचेस किसी बैंक की एक ही है या 2 ही ब्रांचेस है, वो किसी और बैंक के साथ अपना अकाउंट करंट अकाउंट मेंटेन करके चलते हैं। अदरवाइज जो है वो नॉर्मली अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेस तो वहीं मेंटेन हो जाता है। एनीवे जहाँ भी हो, अगर बैंक ब्रांच ने किसी और बैंक के ब्रांच के साथ या SBI के साथ, RBI के साथ अगर मेंटेन किया है, तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। हमसे सिंपली पूछा गया है कि जो है कोई लॉन्ग आउटस्टैंडिंग एंट्री तो नहीं है। तो हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स जो ब्रांच बनाती है वो थोरोली एनालाइज कर लें। कोई अगर लॉन्ग आउटस्टैंडिंग एंट्री हो तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करके उसके बारे में हम जान लें। और अगर कोई बैलेंस ऐसे हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, जिनको वेव ऑफ हो जाना चाहिए, राइट ऑफ हो जाना चाहिए, तो उसको राइट ऑफ करवा लें। यहाँ ध्यान रखें कि बैंक रिकन्सिलिएशन पर जस्ट रिलाई न करते हुए बैलेंस कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट लिया गया हो या दूसरे बैंक में जहाँ खाता है उसका अकाउंट स्टेटमेंट आप ज़रूर देख लें। तीसरी चीज़ जो बात की गई है LFAR में या जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है वो है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स भी सामान्य तौर पर हेड ऑफिस ही टेक केयर करता है। ब्रांचेस को राइट नहीं होते इन्वेस्टमेंट करने के, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में हेड ऑफिस डिसीजन लेकर के ब्रांचेस पर सेफ कस्टडी के तौर पर जो है वो FDR या कोई और इन्वेस्टमेंट्स के सर्टिफिकेट रख दिया करता था या ब्रांच को परमिट कर दिया करता था। नॉर्मली आजकल ये सिचुएशन देखने को नहीं मिलती है, बट यदि ऐसा किसी ब्रांच के पास है कि कोई इन्वेस्टमेंट सेफ कस्टडी के लिए दिया गया है तो उसके इन्वेस्टमेंट के सर्टिफिकेट्स को हम ज़रूर फिजिकली वेरीफाई करें, उसकी मैच्योरिटी डेट्स देखें। अगर उस पर कोई इनकम जनरेट होकर के ब्रांच के पास आई है तो वो इनकम समय समय पर हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र की गई है या नहीं की गई है, ये भी हम लोग देख लें। तो इन्वेस्टमेंट के बाद जो है हमारा मेन पार्ट आता है एडवांसेस। दोस्तों, जब एडवांसेस के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली हम लोगों की कोशिश होती है कि हम या मैक्सिमम ऑडिटर जो है वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और अपना पूरा समय उसी पर लगा देते हैं, जबकि एडवांसेस के बारे में कुछ और चीज़ें भी हमें हैं। तो पहले तो एडवांसेस के संबंध में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने चाहिए वह मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले जो है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति के एक से ज़्यादा अकाउंट्स हैं लोन के,
वो चाहे अलग अलग डेट्स पर सेंशन किए गए हों, उससे मैटर नहीं करता। उसकी सारी फैसिलिटीज़, टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, हाउस लोन, सारी फैसिलिटी को क्लब करके हमें डिसाइड करना चाहिए कि वो बारोअर की पोजीशन क्या है, वो कितना बड़ा बारोअर है, कितना छोटा बारोअर है। दूसरी चीज़, अगर कोई भी एक बारोअर सारी फैसिलिटी मिला करके ब्रांच के टोटल एडवांसेस के 5% से ज़्यादा एडवांसेस होल्ड करता है, या अगर ब्रांच 50 करोड़ की है, 40 करोड़ से ज़्यादा की है, तो उस केस में 2 करोड़ रुपए से ऊपर की फैसिलिटी अगर किसी भी सिंगल बारोअर को दी गई है, यहाँ मेरा अभिप्राय सिंगल बारोअर से है, किसी एक बारोअर के पास अगर सभी प्रकार के एडवांसेस का क्लब करके हम देखें 2 करोड़ से ऊपर का एक्सपोजर है, तो वो लार्ज एडवांसेस की कैटेगरी में आएगा। और यहाँ पर हमें उसकी नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी मीन्स बैंक गारंटी, एलसी, ये भी जोड़ लेना चाहिए। अगला जो पॉइंट है असेट्स के बारे में, वो है ऑल लार्ज एडवांसेस शुड बी चेक्ड थोरोली। मीन्स 2 करोड़ से ऊपर का एडवांसेस या लार्ज एडवांसेस हमें थोरोली चेक करना है, हर एंगल से चेक करना है। और उसके अलावा जो सैंपल हमें सिलेक्ट करना है अदर देन लार्ज एडवांसेस का, वो हम सारे सेगमेंट से सिलेक्ट करें। मीन्स क्रेडिट कार्ड से भी लें, किसान क्रेडिट कार्ड से, टर्म लोन भी लें, एग्रीकल्चर लोन सेक्टर से भी उठाएं, कार लोन से भी उठाएं, सभी सेगमेंट से कुछ कुछ सैंपल लें, हम किसी एक पर स्ट्रेस न दें। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखें, आरबीआई ने 10 लाख से ऊपर का अगर कोई बारोअर है तो उसके लिए ऑडिट स्पेसिफाई किया है। और ये ऑडिट अगर जो है वो किसी और एक्ट में होता है, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट में हो, कंपनीज एक्ट में या किसी और एक्ट में होता है, तो उसकी कॉपीज़ ले लें। अन्यथा एम्फेसाइज करें कि 10 लाख से ऊपर का जो भी बारोअर है उसके लिए ऑडिट रिपोर्ट बैंक ज़रूर ले और आप उसको स्क्रूटनाइज करने की कोशिश करें। अब एडवांसेस पर हम स्पेसिफिक पॉइंट वाइज आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्रेडिट अप्रेजल। दोस्तों, आज की तारीख में सारी ब्रांचेस सीबीएस ब्रांचेस हो चुकी हैं और क्रेडिट अप्रेजल का काम भी जो है वो कुछ सॉफ्टवेयर्स, कुछ प्रोग्राम्स के माध्यम से किया जाता है। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान यहाँ पर रखने योग्य है, वो है गीगो कॉन्सेप्ट, मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्रेडिट अप्रेजल करते वक्त ब्रांच ऑफिशियल, बैंक ऑफिशियल जो भी इनपुट उसके अंदर डालते हैं सिस्टम में, अगर मेरी इनकम 5 लाख है पेपर्स पर और उन्होंने कैलकुलेट करते वक्त, क्रेडिट अप्राइज करते वक्त अगर वो 50 लाख डाल दी है गलती से, तो सिस्टम अलग तरीके से अलग एलिजिबिलिटी निकाल के देगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्रेडिट अप्रेजल करते वक्त ऑल्दो सिस्टम बेस्ड है, लेकिन जो डेटा इनपुट किया गया है सिस्टम में वो प्रॉपरली इनपुट किया गया हो, तो वो भी टेस्ट बेसिस पर हम चेक कर लें। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सैंक्शनिंग एंड डिसबर्समेंट। ब्रांचेस को, ब्रांच ऑफिशियल्स को सैंक्शन के लिए कुछ पावर दी गई है, उस पावर के अंदर ही उन्होंने एडवांसेस सैंक्शन किए हों, उस पावर के बयान न किए गए हों। यहाँ भी एक चीज़ ध्यान रखने लायक है कि अगर मान लो ब्रांच मैनेजर की पावर 50 लाख का है, किसी एक को 40 लाख का एक अकाउंट ऑलरेडी सैंक्शन किया हुआ है सीसी में और उसको 20 लाख रुपए का अगर हमें हाउसिंग लोन और सैंक्शन करना है, तो वो 50 लाख की पावर क्रॉस कर जाता है। उस केस में जो है उसकी पावर से बाहर हो जाएगा ब्रांच मैनेजर की और उसे हायर अथॉरिटीज से उसकी परमिशन लेनी होगी। तो ये स्पेसिफिकली ध्यान रखें कि जब सैंक्शन किया गया है तो ओवरऑल फैसिलिटीज़ कितनी है बारोअर के पास, और साथ में जो है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ ने अगर सैंक्शन किया है तो सैंक्शंस की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, डिसबर्समेंट के पहले वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो किया जाना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन, कई बार हम देखते हैं ब्रांचेस जो हैं वो वर्क प्रेशर में या अदरवाइज जल्दी जल्दी बस सैंक्शन किया केस डिसबर्समेंट कर देती है, बाद में फुर्सत निकाल करके डॉक्यूमेंट हम भर लेंगे और बाद में डॉक्यूमेंट पूरे नहीं भराते हैं। कई बार डॉक्यूमेंट्स के कुछ पार्ट साइन करने से रह गए हैं। तो ये स्पेसिफिकली ध्यान रखें कि हमारे ऑडिट टेन्योर के दौरान तो कम से कम जो नए एडवांसेस दिए गए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से भरे हुए हों, उन डॉक्यूमेंट्स
में अगर असेट्स पे चार्ज किया जाना है, एफडीआर्स के अगेंस्ट पे लोन दिया है उस पर लीन मार्क किया जाना है, तो ये सब कार्यक्रम डिसबर्समेंट के पहले हो गया हो, ये हमें चेक करने की कोशिश करनी चाहिए और अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों जो अगला महत्वपूर्ण है वो है रिव्यू, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। रिव्यू, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन के संबंध में बैंक्स ने समय समय पर, क्योंकि क्या होता है कि जब भी किसी भी बारोअर को कोई फैसिलिटी दी गई है तो उस समय उसकी हालत और एक निर्धारित अवधि बाद उसकी रीपेइंग कैपेसिटी को असेस करने के लिए एक रिन्यूअल सिस्टम डाला गया है। तो कैश क्रेडिट अकाउंट है या किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट हैं, इनमें एनुअल रिन्यूअल का सिस्टम होता है, टर्म लोन में एवरी 3 ईयर या एक स्पेसिफाइड इंटरवल बैंक टू बैंक डिफर करता है। तो उस पीरियड पर तो हमें ये देखना है कि एनुअल रिन्यूअल जब होना है या टर्म लोन का स्पेसिफाइड इंटरवल पर रिन्यूअल हुआ है तो बैंक ने वो रिन्यूअल समय पर किया है या नहीं किया है। एनपीए नॉर्म्स भी हमें कहते हैं कि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक अगर रिन्यूअल नहीं हुआ है तो खाता नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के रूप में होना चाहिए। कई बार ये होता है कि बारोअर समय पर जो है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर पाता, तो उस केस में शॉर्ट रिव्यू किया जाता है। शॉर्ट रिव्यू हम ये मान के चले कि एक बार में 3 महीने के लिए किया जा सकता है और एक साथ 2 बार से ज़्यादा नहीं किया जा सकता, तो उस पर भी हम ध्यान रखें। मॉनिटरिंग के संबंध में जहाँ तक बात है तो मॉनिटरिंग के लिए जो है स्पेशली बिजनेस अकाउंट्स जो हैं, कैश क्रेडिट अकाउंट्स हैं, वहाँ पर बैंक्स को समय समय पर एक निश्चित समय अवधि में स्टॉक स्टेटमेंट लेने पड़ते हैं। सर्टिफाइड बुक डेटर्स हैं या लार्ज एडवांसेस के केस में क्वार्टरली मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स हैं, जो उसका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट सभी बन के आता है लार्ज एडवांसेस के केस में। उसको सिर्फ ले लेना सफिशिएंट नहीं है, हमें उसको अगर बैंक ने लिया है तो बैंक की भी जिम्मेदारी है और हमें भी उसको प्रॉपरली जो है स्क्रूटनाइज करना चाहिए और स्क्रूटनाइज करके प्रॉपर डीपी सिस्टम में मार्क की गई है या नहीं की गई है, ये हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। और अगर डीपी नहीं मार्क की है, सिर्फ ले लिया है स्टॉक स्टेटमेंट या स्टॉक स्टेटमेंट आया ही नहीं है, डेटर्स आए हैं लेकिन सीए सर्टिफाइड नहीं है, तो उस केस में अगर पेनल इंटरेस्ट लिया जाना है, प्रोविज़न है, तो पेनल इंटरेस्ट के एंगल से भी उसको हमें देख लेना चाहिए। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिव्यू और मॉनिटरिंग के संबंध में, वो बहुत सिंपल है कि स्टॉक ऑडिट इन लार्ज बारोअर्स के केस में स्टॉक ऑडिट साल में एक बार नॉर्मली बैंक करा लेती है और अगर नहीं कराया है तो हमें बैंक ऑफिशियल्स को प्रेशर करना चाहिए, एम्फेसाइज करना चाहिए और रिपोर्ट भी करना चाहिए कि ऑडिट जो है वो नहीं कराया गया है और वो ऑडिट समय समय पर कराया जाए और अगर ऑडिट कराया है तो जो रिपोर्ट आई है उसको स्क्रूटनाइज समय समय पर किया जाए। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी चार्ज विद द बैंक, यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हम देखते हैं बहुत सारे अकाउंट्स में हम देखेंगे बैंक क्या करता है कि जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन करना है सिक्योरिटीज़ का, उसके इंस्पेक्शन चार्जेस तो अकाउंट में डेबिट कर दिए जाते हैं, चाहे वो सीसी के केस में स्टॉक हो या टर्म लोन के केस में मशीनरी हो, लेकिन प्रैक्टिकली फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया जाता। तो फिजिकल वेरिफिकेशन किया है या नहीं किया है ये चेक करने के लिए हमें चार्जेस तो देखना ही है अकाउंट में पार्टी के, साथ में जो रिपोर्ट बैंक ऑफिसर्स द्वारा बनाई गई है फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद वो भी हमें देखना है। और साथ ही साथ ये भी हमें चेक करना है कि जो असेट बैंक को चार्ज की गई है उसका पीरियोडिक समय पर वैल्यूएशन हुआ है या नहीं हुआ है। नॉर्मली टर्म लोन के केस में बैंक 3 से 5 साल में एक बार जो है अकाउंट में वैल्यूएशन फिर से करवाते ही हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस अगर बैंक ब्रांच ने किए हैं, अगर हम उससे डिसएग्री करते हैं तो उसको फिर LFAR के इस पॉइंट में नहीं देना है। हमें ये ज़रूर लिखना है कि यस वी डिसएग्री, लेकिन उसको क्वालिफिकेशन बना करके मेन ऑडिट रिपोर्ट में ही देना है, क्वांटिफाई करके मेन ऑडिट रिपोर्ट में ही दें, यहाँ कोई लिस्ट न लगाएं, ये स्पेसिफिकली ध्यान रखें। एक चीज़ और है कि अगर कोई खाता NPA हो गया है तो उसमें रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर दी जाती है। रिकवरी प्रोसीडिंग
बैंक ने शुरू की या नहीं की, ब्रांच ने शुरू की या नहीं की, ये देखने के लिए हमें सबसे पहली जो स्टेप होती है कि बैंक के पास जो प्राइमरी सिक्योरिटी रखी गई है इसके लिए, वो बैंक जो है प्राइमरी सिक्योरिटी का वैल्यूएशन फिर से करवाता है। तो वो वैल्यूएशन हुआ है या नहीं हुआ है, बैंक ने और क्या स्टेप्स उठाई हैं और क्या सेफगार्ड्स लिए हैं एनपीए अकाउंट में रिकवरी के लिए, वो हमें चेक करके उसके बारे में यहाँ पर कमेंट जरूर डालने चाहिए। अब नॉन फंड बेस्ड अगर हम बात करें तो नॉन फंड बेस्ड एडवांसेस में बैंक गारंटीज एंड लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं। तो हमें बैंक से जो 31 मार्च है उस पर जो भी आउटस्टैंडिंग बैंक गारंटी एलसी है या जो हमारे ऑडिट पीरियड के दौरान अगर कोई लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी इन्वोक हुई है, पे ऑफ कर दी गई है, तो उसको प्रॉपरली एनालाइज कर लेना चाहिए। या जिसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है, मान लो फरवरी में 28 फरवरी को बैंक गारंटी कोई एक्सपायर हो गई थी, तो बैंक ने वो बैंक गारंटी डॉक्यूमेंट वापस बुलवाया है या नहीं बुलवाया है, ये सारी चेक करके उसके संबंध में रिपोर्टिंग यहाँ की जानी है। असेट्स में अब अगला पार्ट आता है अदर असेट्स। अदर असेट्स में जो मुख्य रूप से है, एक तो हमारा स्टेशनरी स्टैम्प्स हैं। स्टेशनरी जो है बैंक्स के पास है वो कुछ बहुत सेंसिटिव स्टेशनरी होती है, लाइक एफडीआर या टीडीआर्स की कॉपीज़, ड्राफ्ट जिस पर वो प्रिंट करके देते हैं, वो सेफ़ और जॉइंट कस्टडी में होना चाहिए। गिफ्ट चेक्स हैं, चेक बुक्स हैं, वो सेफ़ और जॉइंट कस्टडी में होना चाहिए। और हमें उस पर भी चेक करना है कि कंट्रोल्स प्रॉपर मैनेज्ड है या नहीं है। और अगर कोई मिसिंग है तो उसकी रिपोर्टिंग समय समय पर की गई है हायर अथॉरिटीज़ को या ना, और उसके लिए क्या एक्शन लिया गया है वो भी हमें चेक करना है। दूसरा पार्ट है सस्पेंस अकाउंट या सन्ड्री एसेट्स। बैंक जो है कुछ एडजस्टमेंट्स अकाउंट ब्रांचेस अपने पास रखती है, कुछ डेबिट ट्रांजेक्शन्स हैं जो टेम्परेरी पार्क किए जाते हैं, सीधे पार्टी के अकाउंट में नहीं डालते हुए या सीधे खर्चे अकाउंट में नहीं डालते हुए टेम्परेरी यहाँ पार्क किए जाते हैं, जिसकी परमिशन का इंतज़ार है, या कोई और डिफेक्ट्स होने के कारण ट्रांजेक्शन के अंदर यहाँ पार्क किए गए हैं। तो इस लेजर को सन्ड्री अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट को प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज करें और देखें कि इसमें कोई लॉन्ग आउटस्टैंडिंग एंट्री तो नहीं है, और अगर लॉन्ग आउटस्टैंडिंग एंट्री है तो उसको हम यहाँ पर रिपोर्ट करें। एलएफआर का सेकेंड पार्ट है फ्रेंड्स डिपॉजिट लाइबिलिटीज़, और लाइबिलिटीज़ का फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ डिपॉजिट। डिपॉजिट के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पिछले एक वर्ष में जितने भी नए अकाउंट ओपन हुए हैं उन नए अकाउंट के अंदर हमें ऑपरेशंस देखना है, एंड स्पेसिफिकली ऐसे नए अकाउंट में जिनमें लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन हो रहे हैं या फिर जिन डिपॉजिट अकाउंट्स के अंदर एक ही टाइप की एंट्रीज बार बार आ रही है, वो अकाउंट स्पेसिफिकली देखना है। और इसके लिए एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जो डे एंड पर बैंक को प्रिंट करनी होती है, एंड ब्रांच मैनेजर इज़ लाइबल टू चेक इट एंड साइन इट ऑन डेली बेसिस, वो हमें देख लेना चाहिए। उससे हमें पता चल जाएंगे कि न्यूली अकाउंट में जो है वो किस तरीके के ऑपरेशंस हो रहे हैं, क्योंकि एज पर आरबीआई गाइडलाइंस 6 महीने तक वो ऑपरेशन ब्रांच मैनेजर को ऑब्जर्व करना है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि जो इनऑपरेटिव या डॉर्मेंट अकाउंट्स हैं, उन इनऑपरेटिव या डॉर्मेंट अकाउंट्स में अगर कोई ट्रांजेक्शन हुए हैं हमारे ऑडिट पीरियड के दौरान, तो ट्रांजेक्शन को हमें स्क्रूटनाइज करने होंगे। अगर एक आधा ट्रांजेक्शन है विशेष परिस्थितियों में तो ठीक है, अन्यथा अगर मान लो 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, कोई अकाउंट में ऑपरेशन नहीं हुआ और अब एकदम से बहुत सारे ऑपरेशन होने लगे सिंगल अकाउंट में, या एक जैसे ट्रांजेक्शन बहुत सारे अकाउंट में दिखने लगे, तो फ्रॉड की संभावना वहाँ पर नज़र आती है। वहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है, तो उसको प्रॉपरली स्क्रूटनाइज कर लें। उसके बारे में जितना डिटेल इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर पाएँ उतना बेहतर होगा और आसानी से रिपोर्ट कर पाएंगे। इसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि कहीं विंडो ड्रेसिंग तो नहीं की गई है। विंडो ड्रेसिंग तो नहीं की गई है मीन्स कई बार ये होता है कि बैंक अपना बिजनेस बढ़ाने, ज़्यादा दिखाने के लिए फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो है वो ह्यूज डिपॉजिट्स कलेक्ट कर लेता है, या क्वार्टरली जो है वो डिपॉजिट्स को एक पर्टिकुलर मोड में ला करके इकट्ठा करता है, और देखते हैं तो फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वो डिपॉजिट्स जा चुका होता है। तो विंडो ड्रेसिंग को कंफर्म करने के लिए मूवमेंट ऑफ डिपॉजिट्स हमें मॉनिटर करने होंगे, और उसके लिए हम स्पेसिफाइड डेट्स से 30 सितंबर के आसपास के 1-2 दिन आगे पीछे, 31 मार्च के आगे पीछे 1-2 दिन हम अगर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि विंडो ड्रेसिंग तो नहीं की गई है। अगर है तो वो विंडो ड्रेसिंग
पोर्शन में हमें रिपोर्ट करना होगी। इसके बाद आता है, अगर एक ही पार्टी ने बहुत सारे लोगों के अकाउंट इंट्रोड्यूस किए हैं या एक ही फर्म ने बहुत सारे लोगों के अकाउंट इंट्रोड्यूस किए हैं और वो अगर सैलरीड अकाउंट नहीं है, तो स्पेसिफिकली वी हैव टू चेक इट कि वाई इतने सारे अकाउंट खोले गए हैं, और उसके डिटेल में जा कर के अगर कुछ निकलता है तो वी हैव टू चेक इट। लास्ट जो है डिपॉजिट्स में, दैट इज़ ओवर ड्यू या मैच्योर टर्म डिपॉजिट्स। हालांकि जब से बैंक CBS हुए हैं, ब्रांचेस CBS हुई है, नॉर्मली जो है सभी बैंक्स ने ये सिस्टम बना लिया है कि जितने टाइम पीरियड के लिए FDR बनी है उतने टाइम पीरियड के लिए वापस से उसको रिन्यू कर दी जाती है ऑटोमेटिकली। लेकिन पुराने कुछ FDRs ऐसे हो सकते हैं जो ऑटोमेटिकली रिन्यू नहीं हुए, जिसके लिए परमिशंस नहीं ली गई, तो वो ओवर ड्यू या मैच्योर टर्म डिपॉजिट्स हम देख लें और उनकी डिटेल क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, उनमें कुछ मूवमेंट तो नहीं हो रहा, ये हमें मॉनिटर स्पेसिफिकली करना होगा। लायबिलिटीज़ में आगे बढ़ते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है, दैट इज़ अदर लायबिलिटीज़ जो सन्ड्री डिपॉजिट्स अकाउंट्स है या बिल्स पेबल्स हैं। यहाँ पर वो वाले एडजस्टमेंट एंट्रीज पास की जाती है जिसके लिए भी अप्रूवल पेंडिंग है, या कोई अनक्लेम्ड फंड है, मान लो कोई बैंक में डिपॉजिट करने आया पैसा, अकाउंट नंबर का कोई डिजिट इधर उधर हो गया, गलत हो गया, अनआइडेंटिफाइड डिपॉजिट्स हैं, या कोई एक्सपेंसेस पार्ट है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है जिसका अथराइजेशन आना बाकी है, तो वो सब जो है वो सन्ड्री डिपॉजिट्स या बिल्स पेबल्स अकाउंट में बैंक नॉर्मली पार्क करके रखता है। यहाँ पर आपको जो देखना है, एक तो इसकी आप लिस्ट ले लें ईयर वाइज ब्रेकअप के साथ कि कितनी पुरानी कौन सी एंट्री खड़ी हुई है, और अगर पुरानी एंट्री है तो इस अकाउंट में फिर आपको डेबिट स्पेसिफिकली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि व्यक्ति फिर निकाला तो नहीं है, और निकाला है तो प्रॉपर प्रोसेस से सही व्यक्ति को ही गया है या नहीं गया है। सेकेंडली जो आपको लेना रहेगा इसके अंदर, वो लेना रहेगा कि ईच ओल्ड एंट्री के डिटेल्स को हमको माइन्यूटली देखना होगा। जितनी नई एंट्री है वो ठीक है, रूटीन प्रोसेस से हो जाता है, बट ज़्यादा पुरानी एंट्री है, से 30 दिन से ज़्यादा पुरानी एंट्रीज हैं, तो वी शुड इंक्वायर अबाउट दैट ईच एंड एवरी एंट्री। और उन एंट्रीज़ को देखने के साथ साथ मूवमेंट हमें देखना पड़ेगा, पुरानी एंट्री का क्या है, प्रॉपरली अथराइज्ड हुई हैं या नहीं हुई है। और इसके लिए सन्ड्री डिपॉजिट्स के लिए बैंक ने कोई स्पेसिफिक रजिस्टर अगर मेंटेन किया है तो उस रजिस्टर से भी देखा जाता है, बिकॉज इस रिकन्सिलेशन के लिए नॉर्मली बैंकर्स जो एक मैनुअल रजिस्टर मेंटेन करके रखते हैं जिसके अंदर वो रिकॉर्ड करते हैं। लायबिलिटीज़ में जो लास्ट बट नॉट लिस्ट इज़ द कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, और उसमें भी नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं कि कंटिंजेंट लायबिलिटी मीन्स बैंक गारंटी LC, बैंक के लिए इट्स ए रूटीन बिजनेस। सो उसके अलावा अगर कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है, सपोज करो बैंक के अगेंस्ट में किसी कस्टमर ने कोई केस फाइल किया हुआ है, कोई सूट फाइल किया हुआ है जिसके बैंक के फेवर में आने की संभावना कम है, या AS 29 के हिसाब से और कोई ऐसी लायबिलिटी है जो कंटिंजेंट नेचर है, तो हमें ये चेक करना होगा कि उसके लिए प्रोविज़न बनाया कि नहीं बनाया। और LFAR के इस पर्टिकुलर पॉइंट में वी हैव टू रिपोर्ट कि कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है क्या है, तो वो कितनी है, क्या है और किस नेचर की है, क्या प्रोविज़न रिक्वायर्ड है, दैट वी हैव टू रिपोर्ट हियर। थर्ड पार्ट ऑफ द LFAR इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के संबंध में भी कुछ क्वेश्चन किए गए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि जब भी हम वहाँ पर कोई इनकम पार्ट या एक्सपेंसेस पार्ट को कैलकुलेशन करने जाते हैं, बैंक ऑफिशियल्स ऑलवेज इंसिस्ट कि सब सारा कैलकुलेशन जो है वो सिस्टम करता है, और सिस्टम चूँकि सारा कैलकुलेशन करता है इसलिए जो है मैनुअल इंटरवेंशन की संभावना कम है, तो उस पर पूरी तरह से रिलाय नहीं कर सकते हम लोग, ब्लाइंडली रिलाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम में गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है और कई बार जो है मैनिपुलेशन देखा गया है। इसलिए कुछ अकाउंट्स को आप टेस्ट बेसिस पर लें, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करें, और अगर देखें कि इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में वेरिएशन आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस अकाउंट में टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन सेविंग अकाउंट को आप एवरेज डिपॉजिट निकाल लें हर क्वार्टर एंड का उठा करके, और साल भर में कितना इंटरेस्ट डेबिट होना चाहिए था 3.5% से, और कितना डेबिट हुआ है। अगर वेरिएंस ज़्यादा है तो स्पेसिफिकली कुछ बड़े अकाउंट्स को चेक करें। हो सकता है कि किसी को बेनिफिट देने के लिए एक्सपेंस को एक्स्ट्रा बुक किया गया हो इंटरेस्ट को, तो इसको थोड़ा सा एक सरसरी निगाह से देख लेना चाहिए, और एटलीस्ट हमें जो है वो क्रॉस चेक टेस्ट बेसिस पे कर लेना चाहिए। उसके बाद प्रोविज़न फॉर NPA प्रॉपर किया गया है कि नहीं किया गया है। नॉर्मली जो है
स्टैंडर्ड तरीके से प्रोविज़न होता है, स्पेसिफाइड है, सिस्टम बेस्ड प्रोविज़न होता है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक तो जो इंटरेस्ट का रिवर्सल किया जाना है, वो रिवर्सल जो है बैंक्स जो करती है वो कई बार जो है पूरा रिवर्सल नहीं करती जितना एज पर नॉर्म्स रिवर्सल किया जाना चाहिए। तो हमें वो देखना है कि रिवर्सल एज पर नॉर्म्स हुआ है कि नहीं हुआ है। सेकंड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है एनपीए प्रोविजंस के संबंध में या एनपीए अकाउंट्स में रिकवरी के संबंध में अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली बैंक ब्रांचेस जो है जितनी भी एनपीए अकाउंट्स में रिकवरी होती है उस रिकवरी को प्रिंसिपल से सेट ऑफ करती है। जबकि आरबीआई नॉर्म्स जो कहते हैं वो स्पेसिफिकली कहते हैं कि अगर एनपीए अकाउंट्स में कोई भी रिकवरी हुई है तो पहले जो है वो अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट सेट ऑफ होगा, देन जो इंटरेस्ट नॉट चार्ज है वो सेट ऑफ होगा, देन प्रिंसिपल सेट ऑफ होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई अकाउंट सेटलमेंट प्रोसेस में गया है या कोई अकाउंट ऐसा है जो कंप्रोमाइज़ के तहत गया है तो फिर उसकी कंडीशन के हिसाब से रिकवरी को हम प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं। तो वी हैव टू स्पेसिफिकली चेक कि जो एनपीए अकाउंट्स पिछले साल थे उनमें अगर कोई रिकवरी आई है तो वो रिकवरी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एज पर नॉर्म्स हुई है या नहीं हुई है। मीन्स पहले चार्ज इंटरेस्ट बट नॉट रियलाइज्ड, फिर इंटरेस्ट नॉट चार्ज एंड देन लास्ट में प्रिंसिपल में अगर वो अकाउंट कंप्रोमाइज़ या सेटलमेंट के तहत नहीं हुआ है। तो प्रॉफिट लॉस में एक चीज़ और देखनी है कि इंटरेस्ट ऑन मैच्योर्ड या ओवरड्यू टर्म डिपॉजिट्स है, जैसा हमने लायबिलिटी सेक्शन में देखा था। तो इन ओवरड्यू टर्म डिपॉजिट्स पर नॉर्मली सेविंग इंटरेस्ट रेट से जो है वो इंटरेस्ट का प्रोविज़न किया जाना चाहिए। तो वो इंटरेस्ट का प्रोविज़न ब्रांच ने किया है या नहीं किया है ये भी हमें चेक करना होगा। इसके साथ साथ हमें देखना होगा कि इनकम और एक्सपेंसेस के ट्रेंड्स क्या हैं और उसका अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्स हमें देखना होगा कि ट्रेंड्स में कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना आए, कोई चेंज ना हो, एक जैसे ही ट्रेंड्स चलते रहें। अगर चेंजेस हैं तो हमारे को एकदम से अलर्ट होकर के उस पर्टिकुलर अकाउंट्स को हमें ऑब्जर्व करना होगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट द कमीशन इनकम। कमीशन इनकम बैंक में अलग अलग हेड से कमीशन होता है। बैंक गारंटी इशू करते हैं तो कमीशन जनरेट होता है, एलसी दिया तो जो कमीशन जनरेट होता है। साथ ही साथ क्रॉस सेलिंग बिजनेस भी बैंक्स करते हैं, इंश्योरेंस का या कोई और। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में लाना चाहूँगा स्पेसिफिकली कि जो कमीशन क्रॉस सेलिंग के थ्रू आता है इंश्योरेंस एंड अदर प्रोडक्ट्स पर, वो कमीशन नॉर्मली टीडीएस काट करके आता है और ब्रांचेस जो है उस कमीशन को जितना रिसीव हुआ उतना ही इनकम में बुक करती है। मीन्स टीडीएस से हेड ऑफिस को डेबिट करके इनकम में क्रेडिट नहीं करती। तो वो एंट्री हम करेक्ट करवा लें, या अगर हेड ऑफिस का कोई सर्कुलर है कि वो वहाँ बुक कर लिया गया है तो भी चूँकि हम लोग ब्रांच की बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हैं, ब्रांच का प्रॉफिट लॉस सर्टिफाई कर रहे हैं, तो वी हैव टू चेक के साथ टीडीएस की एंट्री भी ब्रांच लेवल पे पास हो जाए अगर कोई कमीशन की इनकम बुक हुई है तो। इसके साथ लास्ट पार्ट ऑफ द एलएफएआर जो है वो जनरल कंट्रोल्स हैं, जिसमें जनरल कंट्रोल्स के बारे में कोई बहुत ज़्यादा पूछा नहीं गया है। 2-4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, रिकन्सिलेशन ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सिडरी रिकॉर्ड्स। तो आज की तारीख में सारी ब्रांचेस जो हैं, सब बैंक्स जो हैं वो सीबीएस हो चुके हैं। ये सिस्टम मैनुअल जब था तब काफ़ी चलता था कि मैनुअल में जनरल कंट्रोल लेजर्स बनाए जाते थे, उसका रिकन्सिलेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें कि जब ये ब्रांच मैनुअल सिस्टम से एलबीएम और सीबीएस में शिफ्ट हुई है तब ओपनिंग डिफरेंसेस अगर खड़े हैं कंट्रोल लेजर्स के तो वो हम यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं कि साहब ये ओपनिंग डिफरेंसेस खड़े हुए हैं बिफोर द कंप्यूटराइजेशन और अभी भी अनरिकनसाइल्ड हैं। साथ ही साथ जनरल कंट्रोल्स में एक चीज़ और देखनी है, वो इंटर ब्रांच अकाउंट। अगेन द सेम थिंग, इंटर ब्रांच अकाउंट नॉर्मली आजकल सेंट्रलाइज्ड कैश बुक मेंटेन होती है, सेंट्रलाइज अकाउंट होते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें देखने का नहीं है। लेकिन फिर से वो जो शुरू से डिफरेंस चले आ रहे हैं बिफोर द ब्रांच सीबीएस हुई उससे पहले के पुराने डिफरेंसेस चले आ रहे हैं, तो वो हमें यहाँ देखने होंगे कि अभी तक क्यों रखे हैं। और साथ में एक चीज़ और पूछी गई है कि जो प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट्स जो थी पिछले ऑडिटर की या कंकरेंट ऑडिटर अगर है ब्रांच में तो कंकरेंट ऑडिट की रिपोर्ट, इंस्पेक्शन आरबीआई का, आरबीआई की अदर रिपोर्ट्स, बैंक का इंटरनल इंस्पेक्शंस, ये आपने कंसीडर की है कि नहीं की है तो इनमें जो मेजर ऑब्जर्वेशंस हैं वो रिपोर्ट फ्रेम करते वक्त आपने ध्यान में रखे हैं कि नहीं रखे हैं। तो डेफिनेटली हमको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और ये चीज़ भी ध्यान में रखें साथ में कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन कंकरेंट ऑडिट
या इंटरनल इंस्पेक्शन या आरबीआई रिपोर्ट्स में आया है, बैंक ने अगर उसको कंप्लायंस कर दिया है तो फिर उसको यहाँ रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा हमें उसको यहाँ रिपोर्ट करना रहेगा कि ये मेजर ऑब्जर्वेशन है जो अभी तक अनअटेंडेंट है, किस रिपोर्ट में कौन सी ऑब्जर्वेशन है और जिसको अभी तक बैंक ने या ब्रांच ने कंप्लाई नहीं किया है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉड्स के बारे में। तो फ्रॉड्स जो पहले से चले आ रहे हैं, ऑलरेडी रिपोर्टेड है, उसके बारे में तो आपको सिंपली रिपोर्ट करना है, स्टेटस को बताना है कि क्या स्टेटस है फ्रॉड्स का। लेकिन अगर ऑडिट के दौरान आपको कोई फ्रॉड हाथ में लगता है, कोई फ्रॉड अगर पकड़ में आता है जो ऑडिट करने की प्रोसेस के दौरान आपके सामने आया है, तो माइंडेट उसको फ्लैश रिपोर्ट के थ्रू तुरंत सेंट्रल ऑडिटर और बैंक के चेयरमैन को भेजा जाए और साथ में LFAR में भी उसकी डिटेल रिपोर्टिंग की जाए। मीन्स अगर कोई ऑडिट के दौरान अगर फ्रॉड सामने आया है तो उसके रिपोर्ट तुरंत की जानी चाहिए, उसके लिए ऑडिट कंप्लीशन का वेट करने की आवश्यकता नहीं है। और अंत में जो जनरल कंट्रोल्स में है मिसलिनियस पार्ट के अंदर जो है पॉसिबल विंडो ड्रेसिंग है या नहीं है, हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि अगर डिपॉजिट्स में ह्यूज डिफरेंसेस आए हैं ईयर एंड पर, क्वार्टर एंड पर, तो वी हैव टू चेक इट कि क्या एडवांसेस को डेबिट करके डिपॉजिट्स में क्रेडिट तो नहीं हुए हैं अगर विंडो ड्रेसिंग है। ऑल्दो ब्रांच डज नॉट एक्सेप्ट इट इन जनरल, लेकिन फिर भी अगर विंडो ड्रेसिंग कोई दिखती है और हम रिपोर्ट करना चाहते हैं तो इस सेक्शन में हम कर सकते हैं। और कोई मैटर ऐसा है जो हम ब्रांच में देखते हैं और हम चाहते हैं कि वो सेंट्रल स्टेटरी ऑडिटर उसका संज्ञान ले, उसके बारे में बात करे, मैनेजमेंट उसके बारे में देखे, तो यहाँ हम रिपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इसके साथ कोई कन्फ्यूज़न की आवश्यकता तो नहीं है। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम जो है वो क्लियर कर दूँ। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है या कुछ भी मेरी सहायता आप चाहते हैं तो मुझे मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।